नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राणा सांगा पर घमासान, अखिलेश यादव ने आगरा में चलाया पीडीए का दांव, बीजेपी की बढ़ी मुश्किलें। निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी को लेकर अवमानना की कार्यवाही की मांग। मल्लिकार्जुन खड़गे का एनडीए पर हमला, नीतीश कुमार पर तंज। राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे, ब्राउन यूनिवर्सिटी में युवाओं से बातचीत की। और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और बर्फबारी से तबाही, 3 लोगों की मौत। और अब खबरें विस्तार से। आगामी चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आगरा में अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामजीलाल सुमन से मुलाकात कर राजनीतिक हलचलें तेज कर दी हैं। इस दौरान उन्होंने 2027 के मिशन को लेकर बड़ा दांव चलते हुए सामाजिक न्याय की नई लड़ाई का ऐलान किया है। शनिवार को आगरा पहुंचे अखिलेश यादव ने सामाजिक न्याय की नई क्रांति का बिगुल फूंका। उन्होंने कहा कि अब इस वैचारिक लड़ाई का केंद्र आगरा होगा। इस मौके पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 2027 का चुनाव सीधे तौर पर आगरा बनाम पीडीए होगा। अखिलेश ने पीडीए कार्ड को एक नई धारा दी और कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए इसे सामाजिक न्याय का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि 2024 में इस फार्मूले से मिली सफलता को 2027 में और मजबूती से दोहराया जाएगा। अपने भाषण में अखिलेश ने योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाया कि पीडीए वर्ग के लोगों पर अत्याचार हुआ है। वहीं बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को उन्होंने पीडीए के लिए सुरक्षा कवच बताया। आगरा की 9 विधानसभा सीटों में 15 लाख से ज्यादा दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोटर्स हैं। इनमें से केवल 12 सीटों को छोड़कर बाकी सभी पर सपा कभी जीत दर्ज नहीं कर सकी है। पिछले 30 वर्षों से सपा यहां तीसरे पायदान की पार्टी बनी है। हालांकि 2022 में कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल के साथ सपा के गठबंधन ने दम दिखाया और 9 में से 6 सीटों पर गठबंधन दूसरे नंबर पर रहा। अब 2027 की तैयारियों में अखिलेश उसी वोट बैंक को और मजबूती से साधने के मूड में हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका पहुंच गए हैं। बोस्टन में कांग्रेस ओवरसीज प्रमुख सैम प्रीतोदा ने उनका स्वागत किया है। प्रीतोदा ने गांधी को युवाओं, लोकतंत्र और बेहतर भविष्य की आवाज बताया। राहुल गांधी ने अमेरिका में अपनी यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि वे युवाओं और लोकतंत्र के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। राहुल ने अपनी यात्रा के दौरान रोड आइलैंड में ब्राउन यूनिवर्सिटी का दौरा किया और छात्रों से बातचीत की। इसके अलावा राहुल एनआरआई समुदाय के सदस्यों और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदस्यों से भी बातचीत कर सकते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के दौरे के बारे में जानकारी दी। राहुल गांधी का ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जम्मू कश्मीर के हालात बिगड़ गए हैं। यहाँ मौसम ने एक बार फिर कहर बरपाया है। भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं ने राज्य के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई इलाकों में प्राकृतिक आपदा आ गई है। कई लोग बेघर हो गए हैं तो फसलें तबाह हो गई हैं। घाटी के मैदानी इलाकों सहित अन्य हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले में तुलैल, गुरेज और दक्षिण कश्मीर में सिंथन टॉप पर रात भर बर्फबारी हुई। खबरों के मुताबिक मध्य बर्फबारी के कारण गुरेज बांदीपुरा रोड को यातायात के लिए बंद कर दिया गया। स्कूल, कॉलेज भी बंद कर दिए गए। खराब मौसम के कारण फ्लाइट्स डाइवर्ट कर दी गई। कई इलाकों से संपर्क टूट गया है। रामबन में रात भर तेज हवाओं और ओलावृष्टि के कारण शहर और आसपास के इलाकों में कई भूस्खलन की खबरें हैं। राहत की बात यह है कि पुलिस और प्रशासन की सतर्कता से कई जिंदगियां समय रहते बचा ली गई। हालांकि इसमें 3 लोगों की मौत की खबर है। आवाज समाचार में यहां लेंगे एक ब्रेक। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एक आने की अटकलें और बातें महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में पूरी तरह से उफान पर है। लेकिन राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले शरद पवार अब तक राज और उद्धव के इस उफान पर कोई भी बयान देने से बचते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के सातारा के दौरे पर शरद पवार हैं। यहां पर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जब पत्रकारों की ओर से सवाल किया गया कि महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को लेकर एक होने की बातें चल रही है, इस पर आपका क्या कहना है, तो इस मामले पर शरद पवार कोई भी बयान ना देने का इशारा करते दिखे। जरा गौर से देखिए इस वीडियो को कि किस तरह से सवाल पूछे जाने पर शरद पवार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पर बयान देने से बचते नजर आ रहे हैं। दोन ठाकरे एकत्र येत आहेत एवढाच विशेष आहे। सगळ्या महाराष्ट्राचं लक्ष तुमच्या प्रतिक्रियेकडे लागले। महाराष्ट्रात काय बदल होईल राजकारणात यामुळे? शरद पवार के इस जवाब को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। क्या यह चुप्पी रणनीति है या आने वाले किसी बड़े गठबंधन की तैयारी? बहरहाल शरद पवार राजनीति में कब, किस वक्त और किस तरह की गुगली फेंक सकते हैं, इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसका खुलासा आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिल सकता है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता और सांसद संजय राउत ने मनसे और शिवसेना ठाकरे गुट के एक साथ काम करने पर कहा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों भाई हैं। अगर वे महाराष्ट्र के हित के लिए एक साथ आने के मुद्दे पर सहमत होते हैं तो उस पर ज्यादा विवाद करना ठीक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी तरह की कोई शर्तें नहीं है। राज ठाकरे कह रहे हैं कि ये महाराष्ट्र के हित के लिए है, उद्धव ठाकरे भी यही कह रहे हैं। अगर कुछ लोग इसे शर्त कहते हैं तो उस व्यक्ति को राजनीतिक ज्ञान की जरूरत है। हमारा रुख साफ है, हम महाराष्ट्र के हित में काम करने को तैयार हैं। राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार ने महाराष्ट्र को लूटा है, तोड़ने की कोशिश की है और जो उनके साथ हैं वो महाराष्ट्र के शत्रु है, लेकिन हमारे लिए महाराष्ट्र का हित ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी के लिए हाथ मिलाने जा रहे हैं। राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं। हम सालों साल एक साथ रहे हैं। आज भी हमारा वो रिश्ता कायम है, भाई का, मित्रों का वो रिश्ता आज भी हमारा कायम है, वो टूटा नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति बात करती है तो अपने पार्टी चीफ से पूछ लीजिए कि जो मैं बोल रहा हूं ये सही है या नहीं है। दोनों भाई तय करेंगे और हमने उद्धव जी की बात मानी है कि महाराष्ट्र के हित के लिए हमको अगर एक साथ आना पड़े तो हम हमारे जो भी मतभेद है वो हम भूल सकते हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के संभावित गठबंधन को लेकर अब महाराष्ट्र की राजनीति में नई हलचल देखी जा रही है। पुराने शिव सैनिक और वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दोनों ठाकरे बंधुओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ये दोनों साथ आते हैं तो उनकी ताकत निश्चित रूप से बढ़ेगी। वहीं एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे की हालिया मुलाकात पर भुजबल ने कहा कि आगामी मुंबई नगर निगम चुनाव को देखते हुए हर किसी को राज ठाकरे का साथ चाहिए। भुजबल ने ये भी याद दिलाया कि 2014 में दोनों के पास साथ आने का मौका था, लेकिन तब भी वे अलग थे। आज भी कई शिव सैनिकों और लोगों की ये इच्छा है कि दोनों ठाकरे एक साथ आए। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये जल्दबाजी में होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उन्होंने माना कि पिछले कुछ वर्षों की राजनीति को देखते हुए कुछ भी संभव है, बशर्ते शर्तों पर सहमति बन सके। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं अजित पवार एनसीपी दल के नेता छगन भुजबल। एकत्र येण्याची संधी निश्चितपणे त्यांना होती होती 2014 साली, पण त्यावेळेला सगळे वेगवेगळे लढले होते। काँग्रेस वेगळी, राष्ट्रवादी वेगळे, बीजेपी वेगळे आणि शिवसेना वेगळी। त्यावेळेला एक चांगली संधी जी आहे त्यांना निश्चितपणे चालून आली होती। पण ठीक आहे, राजकारणात कधी काय होईल जी तुम्ही आम्ही कल्पना करू शकत नाही। अशा विविध गोष्टी काही मागच्या काही वर्षांमध्ये झालेल्या आपण पाहिलेल्या आहेत।
सरकार बनली, सरकार पडली, नवीन सरकार आली, तर काही होऊ शकतं. परंतु एवढ्या घाईघाईत काय होईल असं मला काही वाटत नाही. झालं तर उत्तर नाही. गुन्हा शिवसैनिक म्हणून माझ्या तर शुभेच्छा आहेत. महाराष्ट्र सरकार की महिला सशक्तिकरण पहल के तहत नागपुर में एक नई शुरुआत की गई. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को नागपुर में जरूरतमंद महिलाओं को पिंक ई रिक्शा का वितरण किया और खुद भी ई रिक्शा की सवारी की. कार्यक्रम के दौरान 50 महिलाओं को पिंक ई रिक्शा दी गई. ये पहल महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है. महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिति तटकरे ने जानकारी दी कि राज्य के सभी महानगरपालिका क्षेत्र में अगले 6 महीनों में 5000 पिंक ई रिक्शा वितरित की जाएगी. पिंक ई रिक्शा ही जी योजना महिला व बाल विकास या विभागाच्या माध्यमातून आपण घोषित केली होती, आज नागपूरमध्ये त्याचं पहिल्या टप्प्याचं वितरण हे आपण करतो आहोत. मी आमच्या महिला व बाल विकास मंत्री अदितीताई आणि राज्यमंत्री मेघनाताई आणि तसेच सचिव अनुप कुमार यादव या तिघांचे अतिशय मनापासून अभिनंदन करेन की त्यांनी ही योजना अतिशय चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी राबवली. आणि आता जसं अदितीताईंनी सांगितलं की 1100 अर्ज आलेले आहेत आणि एकूण भविष्यामध्ये नागपुरामध्ये 2000 आमच्या भगिनींना पिंक ई रिक्षा आपण देणार आहोत. साधारणपणे सगळ्यात ज्या महानगरपालिका आहेत तिथे आपण ह्या पिंक ई रिक्षा ज्या आहेत त्या उपलब्ध करून देणार आहोत आणि आम्ही पुढच्या 6 महिन्यामध्ये किमान 5000 किमान म्हणजे वर्षामध्ये तर 10,000चं उद्दिष्ट आहे, पण किमान 5000 ई रिक्षा ज्या आहेत त्या पहिल्या या 6 महिन्याच्या टप्प्यामध्ये आम्ही महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये उपलब्ध करून देत आहोत. उद्या पुण्याला अजितदादांच्या हस्ते सुद्धा वितरण सोहळ्याचा कार्यक्रम आहे. त्याचबरोबर पुढच्या कालावधीमध्ये ज्या ज्या महानगरपालिका आहेत जिथे पात्र अर्ज आलेले आहेत. यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है. नजर डालते हैं अपनी अगली खबर पर. मराठी फिल्म इंडस्ट्री और महाराष्ट्र से जुड़ी एक गर्व करने वाली खबर सामने आ रही है. मराठी भाषा में बनी 3 फिल्मों को फ्रांस के इंटरनेशनल कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया है. फिल्मों के नाम स्थल, स्नोफ्लावर और खालिद का शिवाजी है. इसके साथ ही जूना फर्नीचर को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है. महाराष्ट्र और मराठी फिल्म इंडस्ट्री को गौरवान्वित करने वाली इस खबर को बताते हुए महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि स्थल फिल्म भारत के ग्रामीण समाज और परंपरागत विवाह प्रणाली पर आधारित है. स्नोफ्लावर ने रशिया और कोंकण की 2 अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ा है. वहीं खालिद का शिवाजी में धार्मिक भेदभाव के बीच शिवाजी महाराज की खोज करती मासूम नजरों को दर्शाया गया है. साथ ही और एक फिल्म जूना फर्नीचर में बुजुर्गों की उपेक्षा और उनके अस्तित्व की लड़ाई को मार्मिक रूप से पेश किया गया है. महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक कार्य विभाग के अंतर्गत महाराष्ट्र चित्रपट रंगभूमि सांस्कृतिक विकास महामंडल की तरफ से 2016 से जो परंपरा हमने शुरू की वो मराठी फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फोरम पर लेके जाना, उसी गतिविधि में इस साल के 78वें कान फिल्म फेस्टिवल में 4 फिल्मों का चयन हमने किया है. ये फिल्म फेस्टिवल 1939 से शुरू है.
और उसमें 2016 से मराठी फिल्मों को दिखाना और भेजना ये हमने तय किया था। इसमें इस साल स्थल, स्नोफ्लावर, खालिद का शिवाजी और जूना फर्नीचर, ये फिल्में 14 से 22 मई में कान में फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। सिंगर अरिजीत सिंह हाल ही में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती देखने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी कोयल राय भी उनके साथ नजर आई। अरिजीत बाबा महाकाल की भक्ति में लीन दिखाई दिए। उन्होंने चांदी द्वार से बाबा महाकाल का जलाभिषेक भी किया। इस दौरान उनकी पत्नी कोयल राय ने भी बाबा महाकाल का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। भस्म आरती को देख अरिजीत की महाकालेश्वर के प्रति गहरी आस्था नजर आई। उनके इस दौरे को उनकी भक्ति के रूप में देखा जा रहा है। मंदिर परिसर में उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ दिखाई दी, जो अपने पसंदीदा गायक की एक झलक पाने के लिए उत्सुक थे। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप अक्सर अपने बेबाक बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। वहीं हाल ही में उन्होंने एक विशेष वर्ग के बारे में विवादास्पद और असंवेदनशील टिप्पणी की, जिसके बाद गीतकार मनोज मुंतशिर उन पर बुरी तरह से भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने अनुराग को हद में रहने की हिदायत तक दे डाली। दरअसल हाल ही में मनोज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने अनुराग की आलोचना की और कहा, अगर आपकी आय कम है तो अपने खर्चों पर लगाम रखें, अगर जानकारी कम है तो कृपया शब्दों पर लगाम रखें। अनुराग कश्यप, आपकी आय और जानकारी दोनों सीमित है। ब्राह्मण विरासत को 1 इंच भी गंदा करने की क्षमता आप में नहीं है। मनोज यही नहीं रुके। उन्होंने चंद्रशेखर तिवारी आजाद, बाजीराव बल्लाळ, भगवान परशुराम, अटल बिहारी वाजपेयी, तात्या टोपे, राजगुरु, परमवीर कैप्टन मनोज पांडे, बाल गंगाधर तिलक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, रानी लक्ष्मीबाई, महाकवि कालिदास, गोस्वामी तुलसीदास समेत 21 महान व्यक्तियों के नाम लेकर कहा, तुम्हारे जैसे अनगिनत नफरती खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारी गौरवशाली विरासत नहीं। इसके बाद मनोज मुंतशिर ने अनुराग कश्यप को चेतावनी देते हुए कहा है कि उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए और अपनी सीमा के भीतर रहना चाहिए। आवाज समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आवाज इंडिया